सुन लो भाई, अगर झूठ बोल रहा हूं तो पूरे प्रदेश का किसान कोई भी बुद्धिजीवी हो मेरे से बात कर लेना। ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ये विधानसभा और सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भट्ठा बैठ गया देश का भट्ठा। किसान मर गया ना तो देश नहीं बचेगा। राजनीतिज्ञों में कह रहा हूं, देश नहीं बचेगा। कोई भी आवाज उठाए अपने अधिकारों की, उसको सिर्फ पुलिस के सहारे सरकार चला करती है, लाठी के सहारे सरकार चला करती है। पहले ये अजय चौटाला, फलाना दिगड़ा, किसान आंदोलन तो बीमारी है, ये लोग क्या बोल रहे थे, चाहे वो जेपी दलाल हो, धनखड़ हो, कोई भी हो, क्या बोल रहे थे? जब मोदी ने माफी क्यों मांगी? ले रहे हैं ऐसे करके, यूं करके छीन रहे हैं किसान को, ये इनके प्रकार योजना बना करके इस तरह छीन रहे हैं किसान से और दे रहे हैं इतना, उसका बखान कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप दिल्ली क्या किस लिए जा रहे हैं? एमएसपी के लिए जा रहे हैं दिल्ली? कई लोग कहते हैं कि भाई टिकैत साहब के आंसू आए और पूरा देश इकट्ठा हो गया। आज टिकैत साहब खूब वो कर लो ना, होगा देश इकट्ठा, क्योंकि तब जन भावना जुड़ी हुई थी। आपको लगता है कि वैसा आंदोलन हो सकता है दोबारा इस देश में? उससे भी भयंकर और बड़ा होगा भाई। कितनी पुलिस है इनके पास, हमें मार देंगे जान से। ये करेंगे, मजबूर करेंगे उस किसान को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला यह है कि किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। क्यों? एक बड़ा आंदोलन आपने देखा है, अब फिर किसान दिल्ली जाने वाले हैं। क्यों? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान रमेश पंघाल साहब हैं। एक पहले हमने इंटरव्यू किया था इनका, वो बहुत वायरल हुआ था। प्रोग्रेसिव हैं, हर चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं, किसानी को बड़े अच्छे से समझते हैं, खुद खेती करते हैं, खेत में रहकर खेती करते हैं। दूसरा, आप पिछले कुछ हफ्ते से अगर आप खबरें देख रहे हैं तो आपको ये पता चला होगा कि किसान अपना प्याज फेंक रहा है। खेत में ही किया जा रहा है, उसको खुदाई की जा रही है, क्योंकि प्याज इतना सस्ता बिक रहा है किसानों का कि उनकी लागत भी पूरी नहीं हो रही है। आलू का भी यही हाल है और टमाटर का भी यही हाल है। ठीक है, तो ये किसानों का हाल है, इस पर भी बात करेंगे। पंघाल साहब जी, पिछले कुछ दिनों से मैं तो यही देख रहा हूं कि प्याज की खुदाई की जा रही है क्योंकि लागत पूरी नहीं हो रही। आलू भी ऐसा है और टमाटर भी ऐसा है। आप टमाटर की बहुत बड़ी खेती करते हैं जी। तो एक बार फिर आप दिल्ली जाने वाले हैं, ऐसा क्यों? दिल्ली देखो सर्वमित्र भाई, दिल्ली हम गए थे, 13 महीने बैठकर आ गए। मिला क्या? जो जबरदस्ती सरकार ने हमारे ऊपर थोपा था ना, वो 3 डेथ वारंट कह लो, काले कानून कह लो, या कुछ भी कह लो, सिर्फ वो वापस करवा के आए हम। हमारी लड़ाई थी लागत का लाभकारी मूल्य, या लागत का 1.5 गुना, या कह लो आप C2+50 फार्मूला, या लाभकारी मूल्य कह लो कि किसान की जितनी लागत आ रही है कम से कम उसका 1.5 गुना मिले। मैं दावा करता हूं, और जो भी भाई या बुद्धिजीवी या अधिकारी या सरकारी नुमाइंदा 2014 का अखबार निकाल के देख लो, आज के दिन 2014 में जब ये सरकार नहीं थी तब क्या भाव था टमाटर का, प्याज का, आलू का, गोभी का, और जितनी फसलें मैंने गिनाई उनका, और आज क्या भाव है? 1% आगे नहीं बढ़ पाया भाई। रोना है किसान का ये 1%। जबकि मैं बताऊं चना 9,000 रुपए था, जबकि मैं बताऊं चावल, ये अपना धान 4,000 4,500 रुपए था। बाकी की जो चीजें गिना रहा हूं, आज एक कंपैरिजन कर लो आप 2014 के अखबार का और आज का। इनके पास कुछ भी नहीं है लागत। दूसरी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, जब डीएपी का 2014 में डीएपी का एक बैग मात्र 410 रुपए का मिलता था, आज वो 1360 रुपए का मिल रहा है। कितने गुना लागत बढ़ी। जो पोटास एमओपी म्यूरेट और पोटास सब्जी के किसान यूज करते हैं, वो मात्र 225 रुपए का बैग था, वो आज 1750 रुपए का मिल रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, जितने भी ये डाले जा रहे हैं, जिंक डाली जा रही है इसमें, और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, अपनी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यहां तक कि मजदूरी 200 रुपए थी, आज वो 500 रुपए पहुंच गई है। ट्रैक्टर 4 लाख था, वो 7.5 लाख का पहुंच गया। हमारे अनाज, ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी,
ये विधानसभा और सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भट्ठा बैठ गया देश का भट्ठा। किसान मर गया ना तो देश नहीं बचेगा। राजनीतिज्ञों में कह रहा हूं, देश नहीं बचेगा। इस देश को नाइजीरिया मत बनाओ, इस देश को झारखंड में तब्दील मत करो, इस देश को बिहार में तब्दील मत करो। क्या चल रहा है? कौन है वो लोग आज तमिलनाडु में आप देख रहे हो? कौन है कि हिंदी भाषी यहाँ मारे जाएंगे, ये कर, और तारीफ लूटी जा रही है उसकी यूपी के सीएम की। वो बोल रहा है कि देखो ये बोला, क्यों जाने देते हो? कल क्या हुआ था महाराष्ट्र में? ये उत्तर भारतीय हैं, इनको डंडे मारकर भगाएंगे। आज तमिलनाडु वाले भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? बात समझनी चाहिए। क्योंकि वहां के मजदूर को 500 रुपए मजदूरी मिलती थी, लेकिन यहाँ का मजदूर, यूपी का, बिहार का, झारखंड का मजदूर वही काम 100 रुपए में कर रहा है। कल हरियाणा में होगा, परसों पंजाब में होगा, उसके बाद और देश के अन्य कोनों में होगा। क्या बढ़ाया है इन्होंने? कितनी कम की है? देश को कहां ले जा रहे हैं ये लोग भाई? मैं आता हूं इसी पे। हाँ। आपने सुन लिया, एक बड़ी बात इन्होंने बोली। 2014 में जो रेट था इन सब्जियों का, वही रेट आज है जो किसान को मिल रहा है। लेकिन लागत कितनी बढ़ गई वो आपने इनसे सुन लिया कि खाद का कट्टे का रेट उस समय क्या था और आज कितना हो गया, ट्रैक्टर का रेट कितना हो गया। आप जब मंडी में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, आपको क्या रेट मिलता है? प्याज, आलू, टमाटर क्या रेट मिलता है? 15-20 रुपए तो कम से कम मिलता होगा ना। लेकिन किसान का कितना बिकता है? 2 रुपए, 2 रुपए, 2, ढाई, 3 रुपए। और ये बात भी नहीं है हाँ। सर्वमित्र भाई, क्या खर्चा नहीं है। मेरे बच्चे की फीस, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनकी फीस 2 गुना 3 गुना बढ़ चुकी है। जूती, लत्ता, पेंशन, कॉपी, सभी के रेट बढ़ गए। इस देश का किसान 70% इस देश का उपभोक्ता भी है। अकेला उसको किसान मत समझो। ये जो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन फलाना दिन का कौन खरीद रहा है? वो कहां ले जाएगा? अगर उसको फसल की लागत का उचित दाम मिल जाएगा, लाभकारी मूल्य मिल जाएगा, वो वापस, अरे हम अर्थशास्त्री नहीं है, कितना बड़ा है, कितना अर्थशास्त्रियों को आज कितनी बड़ी बड़ी उपाधि दी जाती है। देवेंद्र शर्मा एक एक बात टू दी पॉइंट करते हैं। और भी अनेकों तरह के अर्थशास्त्र हमारा ये है कि इसमें से गया कितना 6 महीने में, कितने की मोटर जली, कितने की डोरी जली, कितना इरिगेशन पर खर्चा आया, कितना फर्टिंग, और आया कितना 6 महीने बाद। आया यूं करके और गया यूं करके। यही तो अर्थशास्त्र है। जिस दिन किसान ये अंदाजा लगाने लग जाएगा ना, आज क्या हाल है किसान का। मैं अपने प्रदेश की, हरियाणा की बात कर रहा हूं। मैं दावा करता हूं हरियाणा प्रदेश में जिस किसान की जीविका सिर्फ किसानी पर निर्भर है, वो एक भी किसान ऐसा दिखा दो कि जिसका 2 तरह का कर्जा ना हो। एक तो वो बैंकों का, वो हर साल क्या कर रहा है? हर साल ये कर रहा है कि मैनेजर साहब मेरी लिमिट 5 लाख की थी। और सुन लो भाई, अगर झूठ बोल रहा हूं तो पूरे प्रदेश का किसान, कोई भी बुद्धिजीवी हो, मेरे से बात कर लेना। हाँ, एक तो वो कर्जा है कि मैनेजर साहब, बैंक का कर्जा, मैनेजर साहब मेरा केसीसी बना हुआ है 6 लाख का, और मैं टाइम पे भर रहा हूं तो मेरा इसकी लिमिट बढ़ा दो 8-9 लाख। हर साल ये हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा, जो सरकारी एम्प्लॉयर हैं गांव में, जो जिसको हम देसी व्यवहार कहा करना, अपना गांव का कर्जा 2 रुपए सैकड़ा। अगर आप मास्टर लगे हुए हो, पुलिस में लगे हुए हो, कोई अधिकारी हो, तो उनमें से 100% में से 5-7% ब्याज का धंधा करते हैं। एक मैं आपसे लेने जाऊंगा यार, 2 रुपए सैकड़ा, 2% मासिक दर से, 2% मासिक दर से, उसका मतलब अगर सरकारी हिसाब लाएं तो 24% वार्षिक, 2% मासिक, उस दर से कर्जा लेता है। और वो संज्ञान में नहीं है किसी के, क्योंकि वो एक आबरू का प्रतीक होता है ग्रामीण कर्जा। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने सर्वमित्र भाई से ले रखा है 2 लाख रुपए, 2 रुपए सैकड़े ने, और 2 लाख उससे ले रखे हैं, तो बाद में कोई देगा भी नहीं। इस तरह से बुरा हाल मचा हुआ है, बहुत बुरा हाल मचा हुआ है। और इसके प्रमाण इसी सरकार के आंकड़े में कहीं से खोद के नहीं लाता। जो 2014 में, कब देश आजाद हुआ था, देश के किसान के ऊपर मात्र 9,20,000 करोड़ रुपए कर्जा था। मात्र 9,20,000 करोड़ रुपए। और इन 8-9 सालों में देश के किसान के ऊपर बढ़कर वो 23 लाख करोड़ पहुंच चुका है। अंदाजा लगा लो देश का किसान कहां जा रहा है। फिर बितरा इमाम,
फिर बितरा इमाम। इसमें 2-4 लोगों के सिवा कौन से भी वर्ग की आप ये बता दो उसकी ग्रोथ हुई है। हाँ, जातियों वाले की, जो जातिवादी जहरीले लोग हैं उनकी ग्रोथ हुई है, हिंदू मुस्लिम वालों की ग्रोथ हुई है। इसमें और भी जो एक दूसरे पर जलते हैं, जैसे कर्मचारी पे किसान जलता है, किसान पे मजदूर जलता है, मजदूर पे वो जलता है, उस पे वो जलता है, उनकी ग्रोथ हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। क्या एक बात बताओ सर्वमित्र भाई, कोई भी आवाज उठाए अपने अधिकारों की, उसको सिर्फ पुलिस के सहारे सरकार चला करती है, लाठी के सहारे सरकार चला करती है। इनको तो पता है आज सरपंच कितनी संख्या है, सरपंचों की 6,000 संख्या, उसमें 2-4 हजार वैसे नहीं आएंगे, 1,000-2,000 हैं, डंडे मार के भगा देंगे, कौन आएगा इनके साथ? वो भी ऐसा ही रहा है। कहां डंडे नहीं बरसाए। हरियाणा, मैं ये नहीं कहता कि खट्टर साहब ईमानदार आदमी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं वो कि ऊपर एक प्रशासक के लायक भी नहीं है। क्योंकि मैं मेरे इसमें इस पीरियड में देखता आ रहा हूं कितनी बार जला हरियाणा। रामपाल कांड में कितने लोग मरे, क्या हाल था पुलिस का रवैया? क्या वो कवर नहीं कर सकते थे? राम रहीम कांड में क्या हुआ नहीं देखा? ये जाट आरक्षण वाला मामला, कितने लोग मरे थे? फिर किसान आंदोलन वाला, आजकल ओपीएस वाला था, यही चंडीगढ़ में कैसे डंडे मारे जा रहे थे, आज सरपंच वाला है, कल और कोई वर्ग खड़ा हो जाएगा। इस सरकार को ये अंदेशा है कि दूसरा वर्ग तो साथ आ नहीं रहा और अकेले अकेले टुकड़ों में आएंगे तो सिर्फ पुलिस के सहारे इनको हम दबा देंगे, इनकी आवाज को। क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से खट्टर साहब बात करते? सरपंचों से भी करने चाहिए थी, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, कोई वो तानाशाह नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इज्जत करते हैं हम उनकी। करनाल में क्या हुआ, बाद में जब भीड़ भड़की तो कहाँ गए खट्टर साहब की वो जबान जो पहले क्या बोला था? हिसार में किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, क्यों माने? फिर टोहाना में क्या हुआ था, क्यों माने? फिर पहले ये अजय चौटाला, फलाना दिगड़ा, किसान आंदोलन तो बीमारी है, ये लोग क्या बोल रहे थे? चाहे वो जेपी दलाल हो, धनखड़ हो, कोई भी हो, क्या बोल रहे थे? जब मोदी ने माफी क्यों मांगी? अगर वो सही, हम गलत थे तो किसानों से माफी क्यों मांगी 13 महीने बाद? क्या इस तरह से देश चलेगा? क्या इस तरह से प्रांत चलेंगे? अरे इनसे बात करो, ये तुम्हारी प्रजा है, टैक्स पेयर है किसान, जो मिडिल क्लास है, और जो ये भ्रम पैदा कर रखा है कि अडानी इतने टैक्स देता है। अडानी कहां से टैक्स देता है भाई? अब ये है फोन अडानी बना रहा है तो इसका टैक्स तो मैं भर रहा हूं। कौन भर रहा है? क्यों इसे उल जुलूल वो चीजें फैलाई जा रही हैं? अब आप एक चीज देखो, ये नोट करने की बात है भाई, मैं ओन संसद के पटल पर सुना है मैंने ये सब, वहां तथ्यों के आधार पर बोला जाता है। वो उसके अखिलेश यादव के चाचा है राम गोपाल यादव, वो कह रहे थे कि इस देश में, देश के टोटल बजट में से 18 से 20% प्रावधान है कारपोरेट सेक्टर का, जो 1% रोजगार भी मुहैया नहीं करवाता देश में। और इसी देश में जो 60% रोजगार मुहैया करवाता है किसान वर्ग, उसके लिए 2.36। आज कहां गया देश उस एक आदमी के, ये 10-5 आदमियों को? अरे कितना मायने रखो, जिस आदमी की 2014 में मात्र 39,000 करोड़ रुपए संपत्ति थी, 18 में 59,000 करोड़ थी, उसकी 20 में 2.5 लाख करोड़, और 20 से लेकर ताजा आंकड़ों के अनुसार मात्र 2 साल में उसकी 11.5 लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़ रुपए इस देश के एक आदमी के खाते में भेजे जा रहे हैं, वो भी योजनाबद्ध तरीके से, योजना बना करके। पहले भ्रष्टाचार हुआ करते थे, मैं नहीं मानता, अब किसी ने स्कूल बनाया, सीमेंट खाएगा, कोई कुछ खाएगा। पहले योजनाओं में भ्रष्टाचार ढूंढा करते थे लोग, अब तो योजनाएं भ्रष्टाचार के लिए बन रही है। उसके ऊपर आंगली कौन उठाएगा? कौन ये कहेगा कि इस देश में ये गलत हो रहा है? कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मैं आ रहा हूं उसी पे, लेकिन एक बड़ी बात आपने भी पढ़ लिया, देख लिया होगा कि एक किसान महाराष्ट्र का 5 क्विंटल पता है कितना है वो प्याज बेचने जाता है और उसके पल्ले 2 कुछ रुपए पड़ते हैं, सारा खर्चा निकाल के, तो क्या करेगा? आते हैं फिर वो, और उन प्याज जो खेतों में होता है उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है, क्योंकि लागत भी पूरी नहीं होगी। ये है किसानों का हाल। और मंडी में आपको मिलता है वो कितने रुपए, तो बीच का गैप आप लगा लीजिए, ये सिस्टम है हमारा। अब आते हैं एक दूसरी बात बीच में मैं बोल दूं, ध्यान रखना था अपना सवाल। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है इस देश के किसान का, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, राहुल गांधी ने भी महंगाई का मुद्दा उठाया,
राहुल गांधी ने भी महंगाई का मुद्दा, देखो दाल ये, आटा ये, चावल ये, अरे जब तक पैमाना सिर्फ किसान के उत्पाद के ऊपर आका जाएगा, इस देश में महंगाई का पैरामीटर सिर्फ किसान के टमाटर पर, प्याज पर, दाल पर, चावल पर, आटे पर या और किसी चीज पर फोकस रहेगा, तब तक इस देश के किसान का भला कैसे होगा। कोई भाई कहता कंप्यूटर कितना महंगा क्यों कर दिया, डीजल कितना महंगा क्यों कर दिया, या और कार इतनी महंगी हो गई, कपड़े इतने महंगे हो गए, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, अपना ये मतलब दवाइयां इतनी महंगी, को कोई नहीं चीखता। लेकिन सिर्फ किसान का आटा, दाल, चावल, जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जो भी समर्थ लोग हैं, उनके घर में घर ही नहीं जाते। मेरे तो घर की बजट मिल गया, वो बिगड़ गया। क्या कैसे बिगड़ा? टमाटर इस भाव मिल रहा है, चावल इस भाव मिल रहा है, आटा इस भाव मिल रहा है। अरे वे तनख्वाह चाहे उनकी एक साल में डबल कर दो, तब कोई नहीं रोएगा। और किसान के अलावा कुछ भी महंगा कर दो, किराया महंगा कर दो, कुछ भी महंगा कर दो, कोई नहीं रोएगा। लेकिन किसान का आटा, दाल, चावल, दूध, दही, लस्सी, घी कुछ भी महंगा हो जाओ, पूरा देश सीखने लग जाएगा। और सरकारें क्या भाई, उनको दो सस्ता, लेकिन किसान को उसकी लागत का, उसके पसीने की वाजिब कीमत तो दे दो। अगर महंगाई का पैमाना सिर्फ इसी किसान के उत्पाद पर निर्भर करता है देश में, बाकी कोई बात नहीं। रमेश जी, आपने ये सारी चीजें गिना दी, लेकिन केंद्र सरकार भी दावा करती है, मोदी साहब भी दावा करते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, नई नीतियां लेके आए, उससे किसानों को फायदा है। हरियाणा के सीएम खट्टर साहब भी कहते हैं कि हमारे जैसा कोई किसानों का भला किसी ने किया नहीं है। नहीं किया है। तो ये जो वो दावा कर रहे हैं, और दूसरा वो 2-2 हजार रुपया दे के वो कहते हैं कि हमने किसानों का मतलब वो कहते हैं किसानों के खाते में सीधा डायरेक्ट हम 2,000 रुपया दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है भैया। आपकी कितना दे रहे हैं? 6,000। एक महीने का 500, एक महीने का 500 ही दे रहे हैं। एक दिन का कितना बना? एक महीने का 500, ये मान के चलो एक दिन का 17 रुपए बना, 17 से कम बना, फिर भी 17 रुपए बता रहा हूँ। 17 रुपए में 5 लोग हैं एक परिवार में, हर किसी के, आप, आपकी बीवी और 2 बच्चे एक माँ बाप में से माने जाते हैं। 17 रुपए का 5 जगह बांटो, 3.25 रुपए को ये बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। जबकि लिया कितना उस किसान परिवार से? आज मैं बताता हूं, मात्र 400 रुपए, 420 रुपए फार्मर शेयर था बीमा राशि कपास का। कितना छीना? आज वो 1800 रुपए प्रति एकड़ का फार्मर शेयर बनता है। दिया क्या? कोई भी चीज उठा करके देख लो आप, कोई भी चीज उठा, 1 एकड़ पर, जैसे मैंने मेरी कपास का बीमा करवाऊंगा मैं, 2014 में वो मात्र 420 रुपए था भाई। 420 रुपए में मेरा बीमा बन जाता था 1 एकड़ का। आज वही बीमा राशि 1800 रुपए है 1 एकड़ की। ले रहे हैं ऐसे करके, यूं करके छीन रहे हैं किसान को, ये इनके प्रकार योजना बना करके इस तरह छीन रहे हैं किसान से, और दे रहे हैं इतना, उसका बखान कर रहे हैं ये लोग। मैंने सबसे बड़ा प्रमाण आपको बताया है सर्वमित्र भाई। अगर कोई भी भाजपा का नुमाइंदा, इस देश का बड़ा कोई अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स या कृषि का अर्थशास्त्री, 2014 का अखबार उठा लो आप और आज का अखबार उठा लो, तब के रेट कोई भी किसी भी चीज के 2-3, ये कहेंगे हमने तो बाजरे की एमएसपी दे दी। अरे पूरे प्रदेश में 1% जमीन पर बाजरे की बुआई नहीं होती, वो चारा अपने पशुओं के लिए रख लेता है किसान। कितना वो, और ये भी कह रही है हरियाणा सरकार की हम सबसे ज्यादा फसलों पे एमएसपी देते हैं। कितना एमएसपी देते हैं? क्यों देते हैं एमएसपी? ये भी सही बात है। सुनो भाई, पहले एमएसपी से ऊपर बिका करता था 2014 से पहले, तब इनको प्रोक्योरमेंट सरकार को करनी ही नहीं पड़ती थी। कि अगर 9,000 रुपए चना था 2014 में, तो कौन किसान बेच के आएगा मंडी में? आप बताओ कौन? जब उसका बाहर बिक रहा है 9,000 रुपए, जब उसका धान बिक रहा है 4,500 रुपए 2014 में, तो प्रोक्योरमेंट कैसे होगी? ऐसे ऊल जलूल जंजालों में उलझा करके, और इन्होंने व्यवस्था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर निर्भर करती है सारी खेती। ऐसे टाइम पर खोल देते हैं और ऐसे टाइम पर बंद कर देते हैं ये लोग। अब ये बताओ, जब उसका बेचना ही किसान को एमएसपी पर है, उससे ज्यादा भाव नहीं है, तो ये तो आंकड़े तो दिखाएंगे, देखो हमने तो इतना खरीदा। अरे उससे पहले बाजार में इससे डबल बिका करता था। पूरा लंबा आंदोलन चला था। हाँ। दिल्ली में क्या कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। जी जी जी।
उस दौरान कुछ मीडिया भी बड़े सवाल उठा रहा था और कुछ लोग भी उठा रहे थे, मतलब जिनका किसानी से नाता नहीं है, कि किसान तो वैसे ही रोते रहते हैं, ये तो अमीर हैं, ये तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, इनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये पिज्जा का लंगर लगाते हैं, ये इतना कुछ करते हैं, ये तो वैसे ही वो अल्लाह कर रहे हैं, किसानों को तो बहुत आमदनी है, इनके सारा कुछ इन्हीं को दे दोगे क्या? मतलब बहुत सारे लोग ये भी कर रहे थे। तो किसान है अमीर हमारे देश का? अरे यार एक बार बोल, कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? वो वही तो लोग हैं जो जाति पाति जहर में घुले हुए हैं। एक बार किसान की दशा अगर वो है, प्रूफ करके दिखा दो 2 किसान, हम मान जाएंगे। फिर रही दूसरी बात, इतनी मेहनत करो, मेरा बच्चा जूता पहने, कोई बुराई है क्या? अगर जूता पहन लिया तो वो किसान नहीं है। अगर उसने ये केस बोलो, इसने जीन्स पहन ली तो वो किसान नहीं है। उसने सर में अच्छा तेल लगा लिया तो किसान नहीं है। इनका आकलन देखो, कितना गंदा आकलन है इनका। जो पेट भरता है तुम्हारा, अन्नदाता कहलाता है, इतनी जो ठिठुरती ठंड में और तो तपती गर्मी में अपने खेत में काम करता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि अपने घर में पंखा लगा करके उसके हवा में बैठ जाने का, कुछ देर आराम करे, उसको अधिकार नहीं है। ये किसान किसको मानते हैं फिर? इनकी निगाह में कौन सा किसान है वो लोग बता दें कि भाई वो किसान कौन सा है। ट्रैक्टर मजबूरी है किसान की, आज ट्रैक्टर मजबूरी है, ट्रैक्टर के बगैर कैसे खेती करेगा? और कितने ट्रैक्टर, मैं उनको एक बार फिर भी कहता हूँ, कितने ट्रैक्टर हरियाणा पंजाब में मैं दावा करता हूँ ऐसे हैं जो लोन के बगैर हो, नकद पूंजी में, मैं दावा करता हूँ 1% ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी हजारों में से 1000 में से 2 ट्रैक्टर ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि वो अपने पैसे से खरीदे हों, केसीसी बनवाकर लोन के ऊपर खरीदे हुए किसान भाग रहा। आज 2-3 बड़ी बातें हैं। आज किसान के पास आसरा क्या बचा हुआ है? जहर भी खा रहा है देश और अपेक्षा कर रहा है किससे? किसान से। किसान डीएपी डाल रहा है, किसान यूरिया डाल रहा है, किसान पेस्टिसाइड डाल रहा है, किसान इंसेक्टिसाइड डाल रहा है। क्या करे किसान? किसान का इन मजबूर करके, क्योंकि जो देश भूखा है, जिनके पास भूमि इन लोग हैं, उन लोगों को भी खिलाना है। वो किसान को वाजिब दाम ना देकर, किसान से छीन कर उस वर्ग का वोट लेना है इन्हें। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि उनको फ्री में मत दो, उनका अधिकार है, इस देश के नागरिक हैं। वो भी टैक्स देते हैं छोटी छोटी चीजों पर, एक बिस्कुट के पैकेट पर भी टैक्स देते हैं, वो उनको भी दो, लेकिन किसान का अधिकार छीन कर मत दो। अच्छा, आप दिल्ली क्या किस लिए जा रहे हैं? एमएसपी के लिए जा रहे हैं दिल्ली? हाँ, आप जो हाँ, जा रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। एक डिमांड है एमएसपी। एमएसपी सबसे पहली डिमांड है, एमएसपी उसके लिए जा रहे हैं भाई। और वो इसलिए जा रहे हैं, कितने लोग जा पाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये वेव खड़ी होगी, क्योंकि आज पूरे देश का किसान ये जान चुका है। वो 2-3 साल अपना भविष्य अपनी इस पर कसौटी पर आंख कर देखता है, तो अपराध के अलावा उसकी औलाद के पास कुछ नहीं है। रोजगार कितना आज देश में, रोजगार कितना, पढ़े लिखे कितने आपने देखा होगा पीछे 3 साल पहले, और आज हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी के आंकड़े देख रहे होगे आप, जो 2.5% थे 2014 में, आज वो 27 ये खुद मान रहे हैं, कल 34 मान रहे थे। अच्छा, 27%। मैं ये कह रहा हूँ, वो युवा क्या करेगा? रोजगार है नहीं, खर्च में उसकी पढ़ाई में सब कुछ हवा हो गया, क्या करेगा? वो डाके मारेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, अपराध करेगा, पूरा वर्ग बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है भाई। जब वो आंदोलन चल रहा था, किसान मतलब सरकार ने वो बिल, नए कानून तो वापस ले लिया। हाँ, हाँ, हाँ। एमएसपी पे उन्होंने कहा था कमेटी बना देंगे, तो वो कमेटी वाला मामला कहाँ तक पहुंचा? कुछ बात बन रही है कि नहीं बन रही? देखो भाई, मैं इन लोगों के लिए भी बात करता हूँ। हाँ। हमारे किसान प्रतिनिधि जो भी थे, मैं ये नहीं कहूंगा सब थे, कुछ थे, उनकी बेबसी, जो सरकार के संपर्क में भी थे, सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं, सरकार के संपर्क में भी थे। जब सरकार के सामने उनकी दाल नहीं गली, क्यों नहीं गली? इसलिए नहीं गली कि बगैर उसके तीनों कानून वापस करवाए अगर हम वापस चले गए तो गांव में घुसने नहीं देंगे, किसान इतने जागरूक हो, तुम्हें डंडे मारेंगे। इन लोगों ने कहा कि भाई कम से कम ये तो वापस लेने पड़ेंगे। एमएसपी को हम आगे के ऊपर छोड़ देते हैं, C2+50 को आगे के ऊपर छोड़ दें। इन्होंने पीछा छुड़वाया था, उस टाइम जन भावना थी, वो आंदोलन खड़ा नहीं हुआ था। आज टिकैत साहब, जैसे आप कई लोग कहते हैं कि भाई टिकैत साहब के आंसू आए और पूरा देश इकट्ठा हो गया, आज टिकैत साहब खूब वो कर लो ना, होगा देश इकट्ठा, क्योंकि तब जन भावना जुड़ी हुई थी। और टिकैत हो, चढ़ूनी हो, कोई भी युद्ध वीर हो, योगेंद्र, पहले
किसानों के युवा को और किसान को ये समझाना होगा कि तुम्हारा भविष्य किधर जा रहा है, तुम्हारी भावी पीढ़ियों का क्या होने वाला है, ये समझाना पड़ेगा। तब देखो कैसी वेव चलती है। आपको लगता है कि वैसा आंदोलन हो सकता है दोबारा इस देश में? उससे भी भयंकर और बड़ा होगा भाई, उससे भी भयंकर और बड़ा होगा। उसका कारण है क्योंकि आज का युवा इतना पागल नहीं है। आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, किसी सरकार ने एमएसपी नहीं दी। पहली वाली सरकारें भी रही हैं, हाँ, ये भी रही है, ठीक है, लेकिन एमएसपी देने के लिए तो आपको लगता नहीं, मतलब कोई भी तैयार नहीं है। कैसे मिलेगी MSP? देगा। देखो अब ये सही बात कही आपने, जब तक जागरूकता नहीं आएगी ना, जन भावना के साथ किसान संगठित नहीं होगा, इनकी नकेल के ऊपर हाथ नहीं, इनकी जो नाक में नकेल है ना वो प्रजा के हाथ में, किसान के हाथ में नहीं आएगी, तब तक नहीं होगा। सड़कें सुननी रहेगी तब तक ये इसी तरह किसान को बर्बाद करते रहेंगे। अब किसान के पास एकमात्र आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है, वो भी संगठित होकर, क्योंकि अलग अलग तरीके से तो हर कोई लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है। क्या कर रहे हैं? इनके पास पुलिस है, इनके पास सिर्फ पुलिस है, सिर्फ पुलिस है, सिर्फ पुलिस है। क्या कर लेंगे ये लोग? जिस दिन किसान के समझ में आएगा, कितने थाने हैं हमारे हरियाणा में, अगर 2-2, 4-4 गांव के लोग उनको घेर कर बैठ गए शांति प्रिय तरीके से, कितनी पुलिस है इनके पास, हमें मार देंगे जान से। ये करेंगे, मजबूर करेंगे उस किसान को। सुना आपने रमेश जी को? बहुत सारी बातें हैं, अगर बात करने पे आए तो पूरा दिन गुजर जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं किसानी की, और जो कुछ इन्होंने कहा है वो आपने सुना होगा। पहले भी आंदोलन हुआ है इस देश में, बहुत बड़ा आंदोलन, और एक बार फिर किसान जो है वो दिल्ली कूच तैयारी कर रहे हैं, वो दिल्ली जाने की। क्यों? एमएसपी को लेकर। और एमएसपी को लेकर इसलिए क्योंकि आप रोजाना देख रहे हैं कि प्याज का क्या हाल है, कितने रुपए, 2-2.5 रुपए इनका बिक रहा है, आलू देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, उसको लेकर ये अब फिर दिल्ली जाना चाहते हैं। देखना होगा क्या कुछ आगे होता है, लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा है, आप कितने सहमत हैं या क्या राय रखते हैं उस पर, वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय इस वीडियो पर या इनके विचारों पर दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही जानकारी, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने दा मसला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। किसानों को सलाह मैं भी देना चाहूंगा, किसान भाइयों मेरी बात मत मानो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। आज नहीं निकले तो कब निकलोगे? क्या नौकरी की गारंटी है? पढ़ा रहे हो, किले बेच बेच की पढ़ा रहे हो, दुख पा की पढ़ा रहे हो, क्या नौकरी मिल जाएगी? सरकारी नौकरी? क्या प्राइवेट सेक्टर में प्रावधान है नौकरियों के? कितने लोगों को, अरे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज देश में मात्र 7% नौकरी भी नहीं बची आज, तो 93 कहां जाएंगे? कुछ करो, लड़ो। इस देश को जितना रोजगार, सबसे बड़ा कारखाना है इस देश का, इस देश की कृषि योग्य भूमि किसानी सिर्फ ये मुहैया करवा सकती है। जैसे देवेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं कि एमएसपी लागू कर दो, किसानों को लाभकारी मूल्य दे दो, मैं दावा करता हूं 1 वर्ष में, सिर्फ 1 वर्ष में देश की जीडीपी 15% से ऊपर चली जाएगी। बस इतना ही कहना था भाई। सुन लिया आपने? चलो मिलते हैं अगले मसले के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।